हम भूकंप के बारे में पढ़ रहे थे, उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। भूकंप होता क्या है? पृथ्वी के आंतरिक भाग में जब अचानक कंपन होता है, आंतरिक भाग से जब ऊर्जा मुक्त होती है उसके कारण जो कंपन होता है उसी को भूकंप कहते हैं। तो इंटरनल पार्ट जो है अर्थ का, उसमें से जब सडन रिलीज ऑफ एनर्जी होती है उसकी वजह से जो वाइब्रेशन होता है उसी को अर्थक्वेक कहा जाता है। और अर्थक्वेक जहां से ओरिजिनेट होता है, जहां से उद्गम होता है, उसको क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। अच्छा, फोकस का ही एक दूसरा नाम है हाइपोसेंटर। और फोकस या हाइपोसेंटर से ही एनर्जी रिलीज होती है, वहीं से सीस्मिक वेव्स, भूकंपीय तरंगे निकलती है और सतह तक पहुंचती हैं। और जिस स्थान पर सबसे पहले वो तरंगे पहुंचती है उसे क्या कहते हैं? एपिसेंटर या अधिकेंद्र कहा जाता है। वहीं पर सबसे ज्यादा नुकसान होता है भूकंप के कारण। तो ये हमने 2 स्थान देखे थे, प्लस हमने डिस्कस किया था भूकंपीय तरंगों को। पी वेव्स और एस वेव्स भूगर्भिक तरंगे हैं या बॉडी वेव्स हैं, और एल वेव्स और रिले वेव्स या जिन्हें आर वेव्स भी कहा जाता है वो धरातलीय सतही तरंगे हैं। तो ये हम तरंगे वेव्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसमें से पी वेव्स जो है उनमें कणों का कंपन किस दिशा में होता है? तरंग की दिशा में आगे पीछे होता है, और इसीलिए उनको क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। पी वेव्स की स्पीड सबसे ज्यादा होती है। एस वेव्स जो हैं वो ट्रांसवर्स वेव्स हैं, अनुप्रस्थ तरंगे हैं, जिनमें कणों का कंपन तरंग की दिशा के लंबवत ऊपर और नीचे होता है। वेव का जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, उसके परपेंडिकुलर अप एंड डाउन जो मूवमेंट होता है वो एस वेव्स में होता है। फिर हमने देखा कि एस वेव्स जो है वो सॉलिड मीडियम में ही चलती हैं, केवल ठोस पदार्थ में ही चल सकती हैं, बाकी पदार्थों में नहीं चल सकती। फिर हमने एल वेव्स जो देखी थी, वो एल वेव्स भी ट्रांसवर्स वेव्स हैं, अनुप्रस्थ तरंगे हैं, जो तरंग की दिशा के लंबवत गति करते हैं, जिसमें कंपन होता है कणों का, पर वो जो कंपन होता है वो तरंग की दिशा के लंबवत साइडवेज होता है, हॉरिजॉन्टली होता है। तो ऐसा जब कंपन होता है साइडवेज वेव डायरेक्शन के, उसे कहा जाता है एल वेव्स। एल वेव्स के अलावा आर वेव्स जो हमने देखी थी, उसमें दीर्घवृत्ताकार या गोल गोल घूमता है किसी भी पदार्थ का कण, और जब पदार्थ का कण गोल गोल घूमता है तो उसमें 2 तरह की गतियां होती है। पदार्थ का कण ऊपर जाता है और नीचे आता है, तो ऊपर नीचे भी मूवमेंट हो रहा है और आगे पीछे भी हो रहा है। तो ऊपर गया, आगे गया, फिर नीचे उतरा और पीछे आया, ऊपर गया, आगे गया, नीचे। तो ये आगे पीछे और ऊपर नीचे, ये दोनों तरह के मूवमेंट हो रहे हैं रिले वेव्स में। तो रिले वेव्स जो है इनमें वर्टिकल मूवमेंट भी होता है और उसके साथ साथ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी होता है, क्षैतिज गति भी करती है और लंबवत गति भी करते हैं। कण जो होते हैं पदार्थ के, पार्टिकल्स जो मोशन करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, वो दोनों डायरेक्शंस में करते हैं। तो एक तरह से ये कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंगों का एक कॉम्बिनेशन सा देखने को मिलता है हमें रिले वेव्स में, आर वेव्स में। अच्छा, भूकंपीय तरंगों का छाया क्षेत्र भी हमने किया था। पी वेव्स का छाया क्षेत्र इसलिए बनता है क्योंकि पी तरंगे बाहरी कोर में एंटर करते ही रिफ्रैक्ट हो जाती हैं, अपवर्तित हो जाती हैं। और पी वेव्स का शैडो जोन हमने देखा था 103 से 142 डिग्री के बीच में। ये एंगुलर डिस्टेंस कहाँ से मेजर किया जा रहा है? एपिसेंटर से या अधिकेंद्र से मापा जाता है। और एस वेव जो है उनका शैडो जोन 103 डिग्री के आगे हमें देखने को मिलता है। प्लस भूकंप के प्रमुख कारण जो हैं वो भी हमने देखे थे। कुछ नेचुरल रीजंस होते हैं अर्थक्वेक के, और कुछ ह्यूमन या मानव जनित कारक होते हैं। उन दोनों को ही हमने डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे भूकंप के प्रकारों को, टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक। प्रकारों में अगर हम देखें तो 3 आधारों पर प्रकार बताए जाते हैं। एक तो कारक के आधार पर या टाइप्स बेस्ड ऑन रीजंस के बेसिस पे। दूसरा जो है अवकेंद्र की गहराई के आधार पर, मतलब डेप्थ ऑफ फोकस के बेसिस पर कि कितना गहरा है अवकेंद्र। और तीसरा जो प्रकार है वो लोकेशन के बेसिस पे बताया जाता है कि भूकंप जो है वो कहाँ आ रहे हैं, स्थल पे आ रहे हैं या जल पे आ रहे हैं। तो स्थिति के आधार पर प्रकार बताए जाते हैं। सबसे पहले ये जो कारक के आधार पर प्रकार है उसको अगर हम देखें तो उसमें कौन कौन से अर्थक्वेक आते हैं, तो उसमें विवर्तनिक भूकंप आते हैं, टेक्टोनिक अर्थक्वेक, ज्वालामुखी जनित भूकंप, वॉल्केनिक अर्थक्वेक, संतुलन मूलक या आइसोस्टैटिक अर्थक्वेक्स, नियात भूकंप या कोलैप्स अर्थक्वेक, विस्फोट भूकंप या एक्सप्लोजन अर्थक्वेक, और बांध जन्य भूकंप या रिजर्वर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक्स। ये सारे अर्थक्वेक्स आते हैं रीजंस के बेसिस पे जो टाइप्स देखते हैं उसमें इन अर्थक्वेक्स में से भी ये जो है कोलैप्स, ये आइसोस्टैटिक अर्थक्वेक तक, ये टॉप 3 जो है ये तो नेचुरल अर्थक्वेक्स है, प्राकृतिक भूकंप है। और नीचे वाले जो हैं ये कोलैप्स, एक्सप्लोजन और रिजर्वर इंड्यूस्ड, नियात, विस्फोट और बांध जन्य, ये है मानव जनित भूकंप। तो ऊपर वाले प्राकृतिक भूकंप, ये नीचे वाले मानव जनित या एंथ्रोपोजेनिक या ह्यूमन फैक्टर बेस्ड टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक्स। अब अवकेंद्र की गहराई पर, फोकस की डेप्थ के बेसिस पर
मॉडरेट अर्थक्वेक सामान्य भूकंप जिसमें अवकेंद्र की गहराई ज्यादा नहीं होती है, मध्यम भूकंप इंटरमीडिएट अर्थक्वेक जिसमें अवकेंद्र की गहराई थोड़ी सी बढ़ जाती है, गहरे भूकंप जिनमें अवकेंद्र की या फिर फोकस की डेप्थ जो है वो काफी ज्यादा होती है। स्थिति के आधार पर, लोकेशन के बेसिस पर या तो स्थलीय भाग में आएंगे भूकंप या जलीय भाग में। तो स्थलीय और जलीय दो प्रकार के भूकंप देखने को मिलते हैं। सबसे पहले रीजन्स पर आधारित, कारकों पर आधारित जो भूकंप के प्रकार हैं उनको देखते हैं। सबसे पहला जो कारक के आधार पर भूकंप है वो है विवर्तनिक भूकंप या टेक्टोनिक अर्थक्वेक। टेक्टोनिक टर्म को या विवर्तनिक टर्म को आप समझते हैं, इसका मतलब होता है प्लेटों की गति। तो जब भी कहीं पर प्लेटों की गति के कारण, प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से भूकंप आता है, उसे कहते हैं विवर्तनिक भूकंप या टेक्टोनिक अर्थक्वेक। अब प्लेट्स जो है वो कई प्रकार की गतियां करती हैं। जहां पर अभिसारी प्लेट किनारे होते हैं, जहां दो प्लेटें आपस में आकर टकराती हैं, कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज, वहां पे बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी के या बहुत उच्च तीव्रता के भूकंप आते हैं। जहां पर दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं, वहां पर भूकंप की तीव्रता थोड़ी कम हो जाती है। यहाँ सबसे ज्यादा तेज भूकंप आएंगे, यहाँ थोड़े मीडियम टाइप के भूकंप आएंगे, ज्यादा तेज नहीं होंगे। और एक प्लेट बाउंड्री होती है जिसमें संरक्षित प्लेट किनारे होते हैं, जिसमें प्लेट जो है वो साइड से खिसक जाती है, पैरेलल मूव करती है। इन्हें कहते हैं संरक्षित प्लेट किनारे या कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्रीज। इन कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्रीज पर भी मीडियम टू लो इंटेंसिटी के अर्थक्वेक्स आते हैं। मध्यम से निम्न तीव्रता के भूकंप यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो प्लेट बाउंड्रीज पर अक्सर भूकंप क्यों आते हैं, ये हमने स्टार्टिंग में देखा था कि भूकंप कैसे आते हैं उसमें। जैसे मान लीजिए दो प्लेटें आपस में टकरा रही हैं, तो एकदम से टकराते ही ये भूभाग जो है, ये लैंडमास, ये एकदम से नीचे नहीं जाएगा। जब दो प्लेटें टकराएंगी तब कुछ समय तक ये लॉक हो जाएंगी, और जब ये लॉक हो जाएंगी तो इनके बीच में काफी ज्यादा ऊर्जा संग्रहित होगी, स्टोर होगी। फिर सडनली एक समय ऐसा आएगा कि दोनों में से एक प्लेट जो है वो नीचे की तरफ झटके के साथ पहले होल्ड लॉक रहेंगी, फिर दोनों में से एक प्लेट नीचे की तरफ खिसकेगी। जब झटके से वो नीचे की तरफ जाएगी तो ये एनर्जी अचानक से रिलीज होगी, दोनों के बीच में दरार बनेगी और यहाँ पर ये प्लेट जो है ये नीचे धंस जाएगी। और जब ये प्लेट नीचे धंसी तो उस समय ये जो स्टोर्ड एनर्जी है वो रिलीज हुई। ये स्टोर्ड एनर्जी, यहाँ जो स्टोर करी हुई थी एनर्जी, वो रिलीज हुई और वो चारों दिशाओं में फैल गई, और वो क्या लेकर आई, भूकंप लेकर आई आसपास के क्षेत्रों में। तो ये तो अभिसारी प्लेट किनारों पर इस तरह से होता है। और जब अपसारी प्लेट किनारे होते हैं तब मान लीजिए ये प्लेट्स एक दूसरे से दूर गति कर रही हैं, तो कुछ समय तक ये गति करेंगी, तब दोनों जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते समय कुछ समय तक वहीं पर उसी पोजीशन पे होल्ड रहेंगी। बट क्योंकि ये विपरीत दिशा में बल लगा रही है, इसलिए इनके बीच में एनर्जी ज्यादा स्टोर नहीं होगी। इसीलिए जब ये मूव करेंगी और दोनों के बीच में गैप क्रिएट होगा, दोनों के बीच में जब ब्रंच बनेगी, तो वो ब्रंच जब बनती है या दोनों के बीच में जब क्रैक डेवलप होता है तो बहुत कम एनर्जी रिलीज होती है, और इसीलिए आसपास के क्षेत्र में जो भूकंप आते हैं उनकी तीव्रता थोड़ी कम होती है। तो इसलिए कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज पर ज्यादा इंटेंसिटी के अर्थक्वेक और डाइवर्जिंग पर थोड़े कम इंटेंसिटी के अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं। विश्व के सर्वाधिक भूकंप जो हैं, मोस्ट ऑफ द अर्थक्वेक्स, वो टेक्टोनिक टाइप ऑफ अर्थक्वेक्स ही है, विवर्तनिक भूकंप ही है अधिकतम जो भी है वर्ल्ड के। उसके बाद दूसरा है ज्वालामुखी जनित भूकंप या वॉल्केनिक अर्थक्वेक्स। ये सिंपल सा है, जहां पे भी ज्वालामुखी क्षेत्र हैं या ज्वालामुखी गतिविधियां होती हैं वहां पर अक्सर भूकंप आते हैं, क्योंकि विस्फोट होता है, एक्सप्लोजन होता है जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है, और उस एक्सप्लोजन की वजह से आसपास के क्षेत्र में ट्रेमर फील होता है या कंपन होता है। अब ये जो ज्वालामुखी जन्य भूकंप है, वैसे तो ज्वालामुखी खुद भी प्लेट के किनारों पर ही ज्यादा देखने को मिलते हैं, इसीलिए ज्वालामुखी भूकंप कोई विवर्तनिक भूकंप से कोई खास अलग नहीं है, क्योंकि विवर्तनिक भूकंप भी प्लेट किनारों पर आ रहे हैं, ज्वालामुखी भूकंप जो है या ज्वालामुखी खुद भी प्लेट किनारों पर हो रहे हैं। पर कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर एकाकी रूप से ज्वालामुखी उद्भव होते हैं, जैसे वॉल्केनिक हॉटस्पॉट्स। तो ज्वालामुखी तप्त स्थल या वॉल्केनिक हॉटस्पॉट्स जो होते हैं, वहां जो भी अर्थक्वेक्स आते हैं, भूकंप, वो विशुद्ध रूप से ज्वालामुखी जनित भूकंप ही है, क्योंकि हॉटस्पॉट वाले क्षेत्र में कोई प्लेटों की भूमिका नहीं होती, कोई विवर्तनिक गतिविधियां नहीं होती। अगर कोई कंपन महसूस हो भी रहा है तो वो ज्वालामुखी के कारण ही होता है। तो ऐसे हॉटस्पॉट वाले क्षेत्र में हमें इस तरह के विशुद्ध रूप से ज्वालामुखी भूकंप देखने को मिलते हैं। इसके अलावा
और ज्वालामुखी भूकंप कहाँ देखने को मिलते हैं, तो जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है वहां पे बहुत सारे वॉल्केनोज है, तो वहां पर भी ज्वालामुखी जनित भूकंप है। भूमध्य सागर में, मेडिटेरेनियन सी में काफी सारे वॉल्केनोज हमें देखने को मिलते हैं, स्ट्रोम्बोली, एटना, वेसुवियस, उन सब के विस्फोट के दौरान भी भूकंप आते हैं। तो भूमध्य सागर में इस तरह के भूकंप हमें देखने को मिलते हैं, जैसे इटली में या इटली के द्वीपों पर आते हैं, क्योंकि इटली के द्वीपों पर बहुत सारे ज्वालामुखी हैं इसलिए। तो ये है ज्वालामुखी जनित भूकंप। अच्छा, इन ज्वालामुखी जनित भूकंपों की तीव्रता निर्भर करती है ज्वालामुखी की विस्फोटकता पर। जितना ज्यादा तेज विस्फोट होगा उतना तेज भूकंप आएगा, तो जितना ज्यादा एक्सप्लोजन होगा उतना ही इंटेंस अर्थक्वेक जो है वो आएगा। तो इनकी इंटेंसिटी ज्वालामुखी के विस्फोटकता पर निर्भर करती है, तीव्रता इनकी। अगला है संतुलन मूलक भूकंप, आइसोस्टैटिक अर्थक्वेक भी इसे कहते हैं। हिंदी में इसे हम समस्थितिक भूकंप भी कह सकते हैं। समस्थिति आपको पता है, पृथ्वी के ऊंचे तथा नीचे स्थानों के बीच में एक समस्थिति बनी रहती है, एक आइसोस्टेसी मेंटेन रहती है। ये आइसोस्टेसी कई बार डिस्टर्ब हो जाती है। क्यों डिस्टर्ब हो जाती है ये आप ऑलरेडी जान चुके हैं, क्योंकि अपरदन क्रियाओं से यहाँ के टुकड़े अवसाद यहाँ आकर इकट्ठे हो जाते हैं, और जब भी कभी ऐसा होता है तो ये हिस्सा जो है नीचे की तरफ धंसता है और ये हिस्सा ऊपर की तरफ उठता है। तो जब भी समस्थितिक संतुलन बिगड़ता है, आइसोस्टैटिक जो एडजस्टमेंट होता है या आइसोस्टेसी जब डिस्टर्ब होती है तो एडजस्टमेंट करती है अर्थ, और जब पृथ्वी समायोजन करती है तो उस दौरान कुछ हिस्सों को नीचे धंसाती है, कुछ हिस्सों को ऊपर की तरफ लेकर जाती है, और जब ये ऊपर उठेगा या वो नीचे धंसेगा तब भूकंप आना सामान्य सी बात है। और पृथ्वी ये क्यों करती है संरचनात्मक गतिविधियां या ऊपर नीचे क्यों उठाती किसी चीज को, ताकि वापस से आइसोस्टेसी का बैलेंस बन सके, समस्थिति का वापस से समायोजन हो सके। तो संतुलन बनाने के लिए पृथ्वी ये गतिविधियां करती है, इसीलिए इस तरह के भूकंपों को संतुलन मूलक भूकंप भी कहते हैं। और ये जो मूवमेंट हो रहा है, अप एंड डाउन जो मूवमेंट हो रहा है, कोई हिस्सा राइज अप हो रहा है, कोई सबडक्ट हो रहा है, इसे कहा जाता है कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज। तो आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट के टाइम पे जो कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज होती है उनकी वजह से जो आने वाले अर्थक्वेक्स हैं उनको आइसोस्टैटिक अर्थक्वेक्स कहते हैं। या समस्थितिक समायोजन के दौरान जो रचनात्मक या संरचनात्मक गतिविधियां होती हैं उनके दौरान आने वाले भूकंपों को संतुलन मूलक भूकंप कहते हैं। और ऐसे भूकंप ज्यादातर कहाँ आते हैं, या तो पर्वतीय क्षेत्रों में या तटीय क्षेत्रों में, तटवर्ती क्षेत्रों में, कोस्टल रीजन और माउंटेन रीजन। तो ये हो गया नेक्स्ट टाइप। अगला प्रकार अगर हम देखें, कोलैप्स अर्थक्वेक्स। कोलैप्स अर्थक्वेक या फिर नियत भूकंप, ये भूकंप अक्सर तब आते हैं जब कहीं पर कोई अंडरग्राउंड माइन खोदी गई हो और अंडरग्राउंड माइन में काफी ज्यादा खनन किया गया हो। भूमिगत खान में अत्यधिक खनन यदि करेंगे, खुरेद के सारा जो खान है उसको अगर खरोच देंगे तो वो ऊपर जो छत है खान की वो बहुत पतली बचती है, और जब खान की छत बहुत पतली बचे तो उसकी वजह से क्या होता है, पूरा खान वाला जो क्षेत्र है वहां पर वो छत नीचे ढह सकती है अचानक से, क्योंकि वो बहुत कमजोर हो जाती है। तो कभी भी भूमिगत खानों की छत अगर अचानक से ढह जाती है तो उसके कारण आसपास के क्षेत्र में कंपन होता है, और ऐसे भूकंपों को क्या कहा जाता है, नियत भूकंप या कोलैप्स अर्थक्वेक। कोलैप्स इसलिए क्योंकि ये कोलैप्सिंग ऑफ अंडरग्राउंड माइंस की जो रूफ है उसके कोलैप्सिंग की वजह से ये अर्थक्वेक्स आते हैं, इसलिए इसको कोलैप्स अर्थक्वेक भी कहते हैं। अब ये तीनों जो अर्थक्वेक्स थे ऊपर वाले, ये नेचुरल अर्थक्वेक्स थे, प्राकृतिक भूकंप। अब जो है नीचे की तरफ ये मानवजन्य भूकंप है, एंथ्रोपोजेनिक अर्थक्वेक्स, मानवजन्य भूकंप, जिसमें नियत भूकंप पहला है। अगले जो दो हैं वो भी अभी हम देखते हैं, बहुत सिंपल है। तो देखिए, विस्फोटक या विस्फोट भूकंप इसे कहा जाता है, विस्फोटक भूकंप नहीं, विस्फोट भूकंप। विस्फोट भूकंप का अर्थ है किसी भी तीव्र विस्फोट के कारण आसपास के क्षेत्र में जब कंपन होता है तो उसे विस्फोट भूकंप कहते हैं, जिसमें सम्मिलित है परमाणु विस्फोट या कोई बहुत बड़ा रासायनिक या केमिकल एक्सप्लोजन हो जाए या कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो जाए, उसकी वजह से अगर बहुत बड़े एरिया में ट्रेमर फील हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, विस्फोट भूकंप कहते हैं। उसके बाद लास्ट जो है बांधजन्य भूकंप, रिजर्वर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। ये हमने कल की क्लास में भी रीजंस किए थे, तब थोड़ा बहुत देखा था। बांध के साथ अक्सर क्या बनाया जाता है, जलाशय, रिजर्वर। रिजर्वर जब बनता है कहीं पर, वो एक कृत्रिम झील होती है, आर्टिफिशियल लेक होती है। उसमें जब पानी स्टोर किया जाता है तो जिस रॉक के ऊपर पानी स्टोर किया जा रहा है, कई बार वहां पर प्रॉपर स्टडी नहीं की जाती और कमजोर चट्टानों के ऊपर भी बहुत बड़े बड़े बांध के जलाशय बना दिए जाते हैं, रिजर्वर बना दिए जाते हैं।
और जब जल का भार उन कमजोर चट्टानों के ऊपर लगता है, वीक रॉक्स के ऊपर, तो नीचे जो बेस की रॉक्स है, रिजर्वर के बेस की रॉक्स, जलाशय के तल की चट्टानें, वो उस जल के वजन के कारण टूट जाती, और टूटने के कारण वो ब्रेकडाउन जब होती हैं तो एकदम से सडनली आसपास के एरिया में एनर्जी रिलीज होती है। जैसे ही वो चट्टानें टूटती हैं तो ऊर्जा मुक्त होती है, उसके कारण भूकंप आते हैं। और ऐसे भूकंपों के कारण कई बार क्या होता है, बांध खुद भी टूट जाते हैं, और डैम जब टूटते हैं तो बाढ़ आ जाती है, बाढ़ की स्थिति बन जाती है। तो इसीलिए बांध जन्य भूकंप जो हैं उन्हें जलाशय जन्य भूकंप भी कहा जा सकता है। रिजर्वर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक्स जो हैं, ये रिजर्वर इंड्यूस्ड के अलावा इंग्लिश में इसे हम डैम इंड्यूस्ड अर्थक्वेक भी कह सकते हैं। तो ये भूकंप हो गए कारक के आधार पर या रीजंस के बेसिस पे। अब हम देखते हैं डेप्थ ऑफ फोकस के बेसिस पे। अब देखिए, डेप्थ ऑफ फोकस के बेसिस पर 3 तरह के अर्थक्वेक है। सामान्य मतलब मॉडरेट अर्थक्वेक, इंटरमीडिएट या मध्यम भूकंप, और गहरे भूकंप। अब इन तीनों को बहुत सिंपल है समझना। देखिए, 3 प्रकार के जो भूकंप हैं, इनमें हम तीनों के परिमाण को, मैग्नीट्यूड को और इंटेंसिटी को देखेंगे और डेप्थ ऑफ फोकस को देखेंगे। फोकस, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब तीव्रता, तीव्रता का मतलब है कि हानि कितनी हो रही है, लॉसेस कितने हो रहे हैं इस तरह के अर्थक्वेक से, और परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड, परिमाण। परिमाण मतलब होता है कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है अर्थक्वेक के टाइम पर या भूकंप के दौरान। ऊर्जा मुक्त ज्यादा तब होती है जब बहुत ज्यादा गहरे भूकंप हो। गहरे भूकंप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो अब देखिए, फोकस की गहराई पर के आधार पर 3 टाइप्स हैं भूकंपों के। एक तो है मॉडरेट अर्थक्वेक, मॉडरेट अर्थक्वेक जिसे सामान्य भूकंप भी कहा जाता है। फिर है इंटरमीडिएट अर्थक्वेक, इंटरमीडिएट अर्थक्वेक जिसे मध्यम भूकंप भी कहते हैं। और लास्ट है गहरे भूकंप या डीप फोकस अर्थक्वेक। गहरे भूकंप। अब देखिए, तीनों अर्थक्वेक्स में पहले तो डेप्थ ऑफ फोकस देखते हैं। सामान्य भूकंप में 50 किलोमीटर की गहराई तक हमें फोकस देखने को मिलता है, सतह से 50 किलोमीटर नीचे। और मध्यम भूकंप जो होते हैं उसमें 50 से आपको 250 किलोमीटर गहराई में देखने को मिलेगा फोकस। मतलब सतह से नीचे 50 से लेकर 250, और 250 से भी जो ज्यादा गहराई में है वो गहरे भूकंप होते हैं। तो 250 से 700 किलोमीटर की गहराई में जिनका फोकस होता है उन्हें गहराई भूकंप कहा जाता है। गहराई। अब ये जो गहरे भूकंप है, क्योंकि बहुत ज्यादा गहराई में है, इसलिए इनको पातालीय भूकंप भी कहा जाता है। पातालीय भूकंप या प्लूटोनिक अर्थक्वेक भी कहते हैं इनको। अब इनकी तीव्रता देखें, इंटेंसिटी देखें, उससे पहले मैग्नीट्यूड देखते हैं, परिमाण। ऊर्जा सबसे ज्यादा मुक्त होती है गहरे भूकंपों से, तो सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, ऊर्जा सर्वाधिक मुक्त होगी कौन से, गहरे भूकंप से। तो गहरे भूकंप से ऊर्जा ज्यादा निकल रही है, इसका मतलब परिमाण, मैग्नीट्यूड भी ज्यादा किसका होगा, गहरे भूकंप का होगा। तो परिमाण, एनर्जी भी ज्यादा रिलीज हो रही है, मैग्नीट्यूड भी काफी हाई है। तो गहरे भूकंपों का सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड भी उनका होता है। इंटरमीडिएट अर्थक्वेक में मीडियम से एनर्जी रिलीज होती है, मध्यम होता है, मतलब परिमाण इनका मध्यम होता है, मीडियम एनर्जी और मीडियम मैग्नीट्यूड। और जो कम गहरे भूकंप होते हैं उनसे कम ऊर्जा मुक्त होती है। तो ऐसे भूकंपों का मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड या परिमाण कम होता है। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा, सामान्य भूकंप का परिमाण कम होता है, गहरे भूकंप का परिमाण ज्यादा होता है, मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है। जितना ज्यादा गहराई से निकल रहा है उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। अब इंटेंसिटी की बात करें, मतलब हानि किससे ज्यादा होती है, तो देखिए मध्यम भूकंप से तो हानि भी मध्यम होती है, सब कुछ मीडियम होता है। और ये जो सामान्य भूकंप है,
क्योंकि इनका सामान्य भूकंप का फोकस सतह के पास ही है, केवल 50 किलोमीटर गहराई पर ही है, इसीलिए फोकस से जैसी एनर्जी रिलीज होती है वो काफी ज्यादा तीव्रता से पहुंचती है सतह पर और सतह भाग को प्रभावित करती है। तो कम गहरे भूकंप जो होते हैं उनमें माना कि परिमाण कम होता है, एनर्जी कम रिलीज होती है, पर क्योंकि वो सतह के पास हैं इसीलिए उनके विनाशकारी प्रभाव हमें देखने को मिलता है, उनकी तीव्रता हमें अधिक देखने को मिलती है, क्योंकि एनर्जी का लॉस ज्यादा नहीं होता। फोकस से सीधी जितनी एनर्जी रिलीज हुई है वो सीधे सरफेस पर पहुंच जाती है, ज्यादा एनर्जी लॉस नहीं हो पाता। ज्यादा गहराई में होती है तो एनर्जी लॉस हो जाता है, तो इसीलिए तीव्रता इनकी ज्यादा है, इनके कारण हानि भी ज्यादा होती है, क्योंकि इनमें अवकेंद्र फोकस सतह के पास होता है। गहरे भूकंप जो है, माना कि काफी ज्यादा गहराई में है, 700 किलोमीटर की गहराई में होते हैं इनका फोकस, पर उस फोकस से एनर्जी बहुत 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 ज्यादा निकलती है, और बहुत ज्यादा एनर्जी जब निकलती है तो भले ही वो एनर्जी का लॉस बीच में अगर हो भी रहा है तो भी सरफेस तक, सतह तक अच्छी खासी मात्रा में ऊर्जा पहुंचती है। तो इन भूकंपों की भी तीव्रता हमें अधिक ही देखने को मिलती है। तो गहरे भूकंपों की तीव्रता और परिमाण दोनों ही अधिक होते हैं, और सामान्य भूकंप जो होते हैं उनकी तीव्रता या हानिकारक प्रभाव तो हमें देखने को मिलता है, बट उनसे ऊर्जा कम मुक्त होती है, उनसे मैग्नीट्यूड जो उनका होता है उनका वो इतना ज्यादा नहीं होता। और मध्यम भूकंप का, मीडियम अर्थक्वेक का तो सब कुछ मीडियम होता है। तो ये है 3 तरह के फोकस के बेसिस पे अर्थक्वेक्स, इन्हीं को अब टेक्स्ट फॉर्मेट में देखते हैं। सामान्य या मॉडरेट अर्थक्वेक्स, इस प्रकार के भूकंप में अवकेंद्र की गहराई 50 किलोमीटर होती है, तीव्रता कम, मतलब तीव्रता ठीक ठाक होती है, ज्यादा नहीं होती है, और प्रभाव अधिक होता है। तीव्रता कम का मतलब यहाँ पर है परिमाण कम होता है, तीव्रता मतलब यहाँ परिमाण होना चाहिए था, तो इनका मैग्नीट्यूड कम होता है और इनका प्रभाव या इनकी तीव्रता हमें देखने को मिलती है, क्योंकि इनसे एनर्जी कम रिलीज होती है पर सरफेस के पास है, इसलिए काफी ज्यादा इफेक्टिव होते हैं ये। मध्यम भूकंप, इस प्रकार के भूकंप में अवकेंद्र की गहराई 50 से 250 किलोमीटर होती है और मध्यम तीव्रता और परिमाण दोनों ही मध्यम होते हैं। गहरे भूकंप जो हैं इनमें अवकेंद्र की गहराई 250 से, मतलब फोकस की डेप्थ 250 से 700 किलोमीटर होती है और काफी ज्यादा तीव्रता भी होती है इनकी, और परिमाण भी इनका काफी ज्यादा होता है। तो इनमें डेफिनेशंस में ये वाला जो है इसका परिमाण कम होता है, परिमाण कम, और प्रभाव या तीव्रता या हानिकारक प्रभाव वो अधिक होती है। तो ये तीनों जो भूकंप है इनमें ये बेसिक डिफरेंस है। ये थोड़ा सा आप अगर एक फ्लो चार्ट बना के समझ लेंगे तो इसकी डेफिनेशन वगैरह लिखना बहुत आसान है। अब हम बात करते हैं लास्ट जो टाइप है, स्थलाकृत स्थिति के आधार पर, लोकेशन के बेसिस पर। सिंपल सा है, लोकेशन के बेसिस पर अगर स्थलीय भाग में भूकंप आ रहे हैं तो वो स्थलीय भूकंप है, अगर जलीय भाग में भूकंप आ रहे हैं तो वो जलीय भूकंप है। तो देखिए, स्थलीय भूकंप या लैंड अर्थक्वेक्स जो मुख्य रूप से स्थलीय भागों में या महाद्वीपों पर आते हैं, कॉन्टिनेंट्स पर, और ऐसे भूकंप हमें मध्य महाद्वीपीय पेटी क्षेत्र में देखने को मिलते हैं, मतलब कॉन्टिनेंटल बेल्ट वाले एरिया में, जहां कॉन्टिनेंटल प्लेट होती है वहां पे जो अर्थक्वेक्स आते हैं वो इसमें सम्मिलित हैं। और दूसरे हैं ओशनिक रीजन में आने वाले जलीय भूकंप या मरीन अर्थक्वेक कहते हैं इनको, ये समुद्र में आते हैं इसलिए इनको समुद्री या सागरीय भूकंप कहा जाता है। और इन्हीं भूकंपों के कारण सुनामी जैसी ऊंची लहरें बनती है, ऊंची विनाशकारी लहरें जो हैं वो बनती है इनके कारण। अब सुनामी क्या होती है वो देखिए, सिंपल सा है सुनामी। सुनामी में टी साइलेंट है। सुनामी जो है ये जापानीज वर्ड है जिसका मतलब है हार्बर वेव्स। हार्बर का मतलब होता है पोताश्रय, मतलब तटवर्ती क्षेत्र के पास, कोस्टल रीजन के पास जो शिप्स वगैरह के लिए हार्बर होता है, होल्ड मतलब जहाँ पे एंकर लगा के और शिप्स रुकते हैं, उस एरिया की बात कर रहे हैं। तो ये हार्बर वेव्स इसलिए कहलाती है क्योंकि ये तटवर्ती क्षेत्रों पर, कोस्टल रीजन पर ही इनका इफेक्ट होता है। डीप ओशन में, गहरे महासागर में पता ही नहीं चलता कि सुनामी नीचे से गुजर भी गई है, किसी जहाज के नीचे से सुनामी चले भी जाए तो भी कोई विनाश नहीं होता खास जहाज का। तो अब देखिए सुनामी जैसी लहरें आती क्यों हैं। सुनामी इसलिए बनती है क्योंकि महासागरीय क्षेत्रों में जहां पर ओशन का बेड होता है, महासागर के तल में जब कोई दो प्लेटें टकराती है तो उसकी वजह से भूकंप आते हैं, और जब महासागरीय क्षेत्र में भूकंप आते हैं उससे सुनामी जैसी लहरें बनती हैं। कैसे बनती हैं वो देखिए।
मान लीजिए ये कोस्टल रीजन है, तटवर्ती क्षेत्र, और तटवर्ती क्षेत्र के आगे यहाँ ये महासागर का तलीय भाग है, और ओशनिक रीजन में यहाँ ये दो प्लेटों का कन्वर्जेंस हो रहा है। सपोज ये दो प्लेटें जो है इनका अभिसरण हो रहा है। जब ये दो प्लेटों का अभिसरण हुआ महासागरीय क्षेत्र में, तो इनमें से दोनों में से प्लेट जो है, एक प्लेट नीचे धंस जाती है। जब भी कोई प्लेट महासागरीय क्षेत्र में नीचे धंसती है तो वहां क्या बनता है, गहरी गर्त बनती है, डीप ट्रेंचेस बनती है। और जब ये गहरी गर्त बनी, पहले तो यहाँ गर्त नहीं थी, यहाँ पे पूरा सतही भाग था, ऐसे इतना तल था, और जैसे ही गहरी गर्त बनी तो अब इस डिप्रेशन में, इस गर्त में जितना भी महासागर का पानी था वो आकर इसकी तरफ बढ़ेगा। जैसे पहले महासागर का जल यहाँ ऊपर ऊपर ही था, ये पहले महासागर का जल था, पहले यहाँ पर स्थलीय मतलब तल था, ओशन का बेड था, और यहाँ पर ये कोई ट्रेंच वगैरह बनी नहीं थी। और जब प्लेट्स कन्वर्ज हुई, अभिसरण हुआ, अचानक से एक डिप्रेशन क्रिएट हुआ। जैसे मान लीजिए प्लेट पहले कन्वर्ज करेंगी, अभिसरण हुआ, फिर दोनों के बीच में जब गर्त बनी महासागरीय, तो गर्त बनते ही डिप्रेशन क्रिएट होते ही अब उस डिप्रेशन को कौन फिल करेगा, पानी फिल करेगा। जैसे किसी पानी से भरी हुई बाल्टी में आपने एकदम से छेद कर दिया नीचे, तो सारा पानी जो है वो छेद की तरफ दौड़ेगा या गति करेगा। तो ऐसा ही महासागरों में होता है। महासागर में जितना भी जल है वो सारा जल गति करता है इस गर्त की तरफ तेजी से, जैसे ये डिप्रेशन क्रिएट होता है वैसे ही। और ये गर्त जो है महासागर के जल की तुलना में ओशनिक वाटर के कंपैरिजन में ये डिप्रेशन बहुत छोटा होता है, इसीलिए बहुत जल्दी से ये भर जाता है पानी से। और जैसे ये पानी से पूरा भर जाती है गर्त, वैसे ही सारा पानी जो है वो वापस लौटता है। जितना पानी अंदर की तरफ आया था वो वापस लौटेगा, क्योंकि ओवरफ्लो हो जाती है, ये पूरी ट्रेंच जो है ये फिलअप हो जाएगी पानी से। अब जो बचा कुचा पानी है वो सारा पानी वापस तेजी से बाहर की तरफ जाएगा। अब जब ये पानी वापस तेजी से बाहर की तरफ जाता है तो उसकी वजह से उच्च तीव्रता की या बहुत ऊंची सुनामी लहरें बनती हैं। तो जब ये जितना तेजी से पानी इस गर्त की तरफ दौड़ कर आया था, उतना तेजी से पानी वापस से बाहर की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ जाता है। तो जब ये बाहर की तरफ जा रहा है पानी, उससे सुनामी जैसी लहरें बनती, जो बहुत उच्च तीव्रता वाली होती हैं, जिनके पास एनर्जी काफी ज्यादा होती है, इंटेंसिटी काफी ज्यादा होती है। तो बहुत उच्च तीव्रता की सुनामी लहरें बनी। अब इन सुनामी लहरों की खास बात यह है कि गहरे महासागरों में इनकी तरंग दैर्घ्य जो है वो तो तरंग दैर्घ्य जो है क्या कहते हैं, वेवलेंथ जो है वो काफी ज्यादा अधिक होती है और इनकी ऊंचाई कम होती है। वेवलेंथ लॉन्ग है, तरंग दैर्घ्य जो है वो लंबी है, और इनकी ऊंचाई जो है वो कम होती है। ये वेवलेंथ किसको कहते हैं, इसे कहते हैं वेवलेंथ या तरंग दैर्घ्य, दो ऊंचे उठे हुए भागों के बीच का हिस्सा। तो इनकी वेवलेंथ काफी ज्यादा है और इनकी हाइट बहुत कम है। तो गहरे महासागरों में सुनामी की ऊंचाई बहुत कम होती है और वेवलेंथ काफी ज्यादा लंबी होती है, दीर्घ तरंग वाली होती है। ये जो सुनामी दीर्घ तरंग दैर्घ्य वाली होती है सुनामी लहरें। इसीलिए जब सुनामी गुजरती है किसी गहरे महासागर से, तो वहां अगर जहाज जा रहा है तो उस जहाज को ज्यादा फील नहीं होगा कि उसके नीचे से सुनामी जैसी लहर गुजर गई। और बहुत उच्च तीव्रता से बहुत ज्यादा एनर्जी लेकर सुनामी तेजी से जाती है, बहुत हाई स्पीड से, और एकदम से हाई स्पीड से जाते ही और वो टकराती है किससे, ये तटवर्ती क्षेत्र से, कोस्टल रीजन से। जैसे ही कोस्टल रीजन से टकराई, उसकी स्पीड में आया ब्रेक। स्पीड में जैसे ही ब्रेक आया और स्पीड जो है वो एकदम से कम हो जाती है कोस्ट से टकराते ही। अब स्पीड कम हो गई तो जो एनर्जी थी, जो काइनेटिक एनर्जी थी, अभी तक तेज तेज चलने में जो एनर्जी लग रही थी, वो एनर्जी एकदम से जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, एकदम से क्षितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इसीलिए सुनामी लहरों की तटवर्ती क्षेत्र से टकराने के बाद स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है, ऊंचाई इनकी काफी बढ़ जाती है। और ऊंचाई क्यों बढ़ी है, क्योंकि इनकी पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी में, क्षितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो गई, और इसलिए इनकी हाइट काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इन सुनामी लहरों की ऊंचाई बढ़ जाती है और इनकी तरंग दैर्घ्य जो है, वेवलेंथ, वो छोटी हो जाती है और हाइट काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और ऐसी ऊंची ऊंची लहरें उठ के और फिर सीधे जाती हैं और जो भी कोस्टल रीजन में, तटवर्ती क्षेत्र में भाग है, उन सबको पानी में डुबा देती है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे पेड़ हैं,
घर हैं, तो एकदम से सुनामी लहरें जो हैं बहुत तेजी से आती हैं और इतनी ऊंची और इतनी ज्यादा तीव्रता वाली लहरें हैं कि सारे तटवर्ती क्षेत्र को पूरा नष्ट कर देती है, विनाश कर देती है। काफी ज्यादा जो है फ्लडिंग कंडीशंस बनती हैं। तो ये स्थिति देखने को मिलती है। तो गहरे महासागर में सुनामी का नेचर अलग है, महासागर में, और तटवर्ती क्षेत्र में, कोस्टल रीजन में इसका नेचर अलग है। गहरे महासागर या डीप ओशन में सुनामी फील नहीं होती, फील नहीं होगी, पता ही नहीं चलेगा सुनामी आकर आपके नीचे से या आपके शिप के नीचे से गुजर रही, फील नहीं होती। सुनामी की ऊंचाई कम होती है, ऊंचाई कम होती है गहरे महासागरों में। तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ थोड़ी ज्यादा होती है, हाइट कम होती है, और काफी तेजी से, स्पीड भी बहुत तेज होती है, स्पीड बहुत तेज होती है। और तटवर्ती क्षेत्र में क्या होता है, स्पीड एकदम से रुक जाती है, ब्रेक हो जाती है, कम हो जाती है थोड़ी, ऊंचाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वेवलेंथ जो है वो कम हो जाती है। और ऐसी ऊंची ऊंची लहरें सीधा जाती हैं तटवर्ती क्षेत्र को, पूरे को डुबो देती हैं, नष्ट कर देती हैं, चीजों को अपने साथ बहा कर ले जाती है। तो ये होती है सुनामी। तो सुनामी उच्च तीव्रता की ऊंची लहरें हैं जो तटवर्ती क्षेत्र में विनाश लेकर आती हैं। ऐसी लहरों का निर्माण सामान्यतः जो भूकंप आते हैं महासागरीय क्षेत्रों में उनकी वजह से होता है। सुनामी की एक खास बात यह है कि जब सुनामी आने वाली होती है उससे ठीक पहले समुद्र का जल जो है कोस्टल रीजन पे, तटवर्ती क्षेत्र पे जो जल है वो समुद्र की तरफ पीछे हटता है। मतलब जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में सारा पानी जो है महासागर का वो गर्त को भरने के लिए गर्त की तरफ गति करता है, तेजी से समुद्र के अंदर की तरफ जाने की कोशिश करता है सारा पानी, और फिर वापस से बाहर की तरफ आता है। तो कोस्टल रीजन पे कोई व्यक्ति अगर खड़ा है तो उसको क्या दिखेगा, तेजी से समुद्र का पानी पीछे हट रहा है, बहुत ज्यादा पीछे हट रहा है। तो सुनामी आने का जो संकेत है वो ये है कि तटवर्ती क्षेत्र पे पानी पीछे हटता है काफी ज्यादा, और जितना तेजी से पानी पीछे हटता है उतना ही तेजी से पानी वापस लौट कर आता है, और वो फिर काफी ज्यादा विनाश लेकर आता है, क्योंकि काफी ऊंची और उच्च तीव्रता वाली लहरें होती हैं जो सब कुछ नष्ट कर देती है। इंडिया में सुनामी जो है वो कब आई थी, 2004 में इंडिया सुनामी से प्रभावित रहा था। उस समय भी यही हुआ था। कोस्टल रीजन पे, तटवर्ती क्षेत्र पे जो भी लोग थे उनके लिए एक बहुत आश्चर्यजनक स्थिति थी जब पानी बहुत ज्यादा मात्रा में पीछे हटने लगा समुद्र का, और पीछे हटते हुए पानी को देखने के लिए लोग समुद्र की तरफ भागे, और समुद्र की तरफ जब वो गए पीछे हटते हुए पानी को देखने तो उतना ही तेजी से पानी वापस लौट कर आया। और पानी जब तेजी से लौट कर आया तो वो समझ नहीं पाए कि ये क्या स्थिति है, किस तरह की है, और उसी वजह से काफी ज्यादा जान माल की हानि हुई। तो इसीलिए सुनामी का संकेत होता है पानी का बहुत तेजी से पीछे हटना। तो ये सुनामी आपको थोड़ा बहुत समझ में आई होगी। और इंडिया में जब 2004 में सुनामी आई तब भारत सरकार को पता चला कि अच्छा सुनामी आई और हमारे पास कोई आपदा प्रबंधन का कोई मैनेजमेंट सिस्टम था ही नहीं। हमारे पास डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कोई पर्टिकुलर कोई ऑफिस नहीं था, कोई डिपार्टमेंट नहीं था, कोई टीम नहीं थी डिजास्टर मैनेजमेंट की। हर चीज में मोस्टली आर्मी या हमारी जो फोर्सेस हैं उनको लगा दिया जाता है। तो उस समय 2004 की सुनामी के बाद सरकार को लगा कि हमारे पास आपदा प्रबंधन की जो ढांचा है इंडिया का बहुत कमजोर है, डिजास्टर मैनेजमेंट का जो स्ट्रक्चर है बहुत वीक है। उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट 2005 में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लेकर आई, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम ये लेकर आई गवर्नमेंट। और इसके अंतर्गत एनडीएमए कहते हैं इसको शॉर्ट में, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, एनडीएमए 2005 कहते हैं इसको शॉर्ट में। और ये एनडीएमए 2005 जो आया इसके दौरान, इसके अंतर्गत इस एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट ने एक कहते हैं कि एक अवसंरचनाएं जो हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो डेवलप किया। बेसिक जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है, संस्थागत जो ढांचा है वो तैयार किया, जिसके अंतर्गत सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे ऑफिसेज और ऑफिसर्स जो हैं वो अपॉइंट किए गए ताकि आपदा प्रबंधन जो है वो भविष्य में और अच्छे से उसको किया जा सके। तो ये सुनामी जो है उसके बाद आंखें खुली और बहुत बड़ी जो चीज है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट वो आया इंडिया में। तो ये मेन चीज है सुनामी की। तो होपफुली सुनामी समझ में आ गई होगी। लोकेशन वाले हम कर ही चुके हैं। अब हम बात करते हैं वैश्विक वितरण की, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन
ऑफ अर्थक्वेक। वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक, जिस तरह से हमने ज्वालामुखी का वैश्विक वितरण देखा और उसमें हमने प्लेट विवर्तनिक के आधार पर या फिर टेक्टोनिक्स जो है, प्लेट टेक्टोनिक्स के बेसिस पर हमने कुछ वॉल्केनिक बेल्ट्स बताई थी, वैसे ही अर्थक्वेक की कुछ सीस्मिक बेल्ट्स या भूकंपीय पेटियां दर्शाई जाती हैं ग्लोब पर। और 3 प्रमुख भूकंपीय पेटियां हैं विश्व में, और वो कौन कौन सी हैं वो देखिए। पहली भूकंपीय पेटी है सरकम पैसिफिक बेल्ट, परिप्रशांत महासागरीय पेटी। दूसरी पेटी है मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, मध्य महासागरीय पेटी। तीसरी पेटी है मध्य महाद्वीपीय पेटी, मिड ओशनिक बेल्ट। अब ये बेल्ट्स है कहाँ कहाँ पर, तो इंडिया वर्ल्ड का जो मैप होता है उसे 2 तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एक जिसमें आप पैसिफिक ओशन सामने देखते हो जैसे ये वाला मैप, और दूसरा जिसमें आप अटलांटिक ओशन एक साथ देखते हो। तो जैसे इसमें आप अटलांटिक ओशन एक साथ नहीं देख रहे, अटलांटिक ओशन का आधा हिस्सा यहाँ है, आधा हिस्सा यहाँ है, और जनरली जो मैप हम बनाते हैं उसमें हम अटलांटिक ओशन को बीच में दिखाते हैं, हालांकि ये वाला मैप पैसिफिक ओशन बीच में दिखा रहा है। तो अब देखिए परिप्रशांत महासागरीय पेटी कौन सी, ये सरकम पैसिफिक बेल्ट है। ये परिप्रशांत महासागरीय पेटी है जो पूरी की पूरी आपको दिख रही है, ये वाली। तो ये सरकम पैसिफिक बेल्ट वाला जो एरिया है, यहाँ पर भूकंप काफी ज्यादा आते हैं, ये पहली बेल्ट है। दूसरी बेल्ट आपको यहाँ दिखेगी मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, जिसमें यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के बीच का भाग, और उसके बाद यहाँ अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच का भाग। तो ये दूसरी बेल्ट है मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। बाकी जो तीसरी बेल्ट है वो ओशनिक रीजन में जितने भी अपसारी प्लेट किनारे हैं, डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज, वहां स्थित है। जैसे कि ये सारे डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज हैं, अपसारी प्लेट किनारे, और यहाँ पर अटलांटिक ओशन में यहाँ। तो इन सब अपसारी प्लेट किनारों पर कम तीव्रता के भूकंप आते हैं, और ये तीसरी प्रमुख भूकंपीय पेटी है। तो 3 मेजर बेल्ट्स आपको यहाँ दिख रही हैं। इनके अलावा कहीं पे और भूकंप नहीं आते हैं, दूसरे अन्य क्षेत्रों में भी आते हैं, जैसे कि पूर्वी अफ्रीकी भ्रंश घाटी क्षेत्र में आते हैं भूकंप। इसके अलावा हॉटस्पॉट्स जहाँ पे भी है, जैसे हवाई द्वीप पे हॉटस्पॉट है, वहां पे भी भूकंप आते हैं, क्योंकि वहां ज्वालामुखी के कारण भूकंप आते हैं। कहीं पे अगर बांध बना हुआ है, जलाशय बना हुआ है, तो वहां पे भूकंप आ सकते हैं। इवन कहीं पर अगर नई भ्रंश बन रही है, रिफ्ट बन रही है, फॉल्ट क्रिएट हो रहा है, वहां पे भी भूकंप आ सकते हैं। जैसे कि भारत जो है, ये भारत है, भारत के उत्तरी भाग में तो प्लेट किनारा है, इसलिए भूकंप आते हैं, पर भारत का जो दक्षिणी भाग है, पेनिनसुलर इंडिया, महाराष्ट्र में भी आजकल भूकंप आते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में भ्रंश बन रही है, दरार बन रही है, एक फॉल्ट क्रिएट हो रहा है, उसकी वजह से एनर्जी रिलीज होती है अचानक से, और भूकंप आते रहते हैं। तो इन 3 बेल्ट्स के अलावा बहुत से अन्य क्षेत्रों में भी अलग अलग रीजंस की वजह से भूकंप आते हैं, पर प्रमुख 3 पेटियां जो हैं वो यही है। अब इन 3 बेल्ट्स को एक एक करके देखते हैं। अब एक एक करके देखें उससे पहले ये वर्ल्ड मैप है, जिसमें आपको भूकंपीय क्षेत्र दर्शाए गए हैं, और ये जो है ये मैग्नीट्यूड है, परिमाण भूकंपों का। ज्यादा परिमाण वाले, सबसे ज्यादा परिमाण वाले जो हैं भूकंप, वो आपको देखने को मिलेंगे प्रशांत महासागर के किनारों पर ही, जैसे ये ब्लैक वाला, ये वाला, ये देखिए प्रशांत महासागर के किनारों पर ही ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, या फिर ये मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट में, यहाँ ओशनिक रीजन में, इंडोनेशिया के आसपास। फिर उसके बाद है रेड कलर वाला जो है, ये 8 या 8 से 9 के बीच में मैग्नीट्यूड परिमाण वाला भूकंप है, और ये भी आपको पैसिफिक ओशन के किनारों पर ज्यादा देखने को मिलेगा, या फिर आपको मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट में देखने को मिलेगा। तो ज्यादातर आपको जो दिख रहे हैं अर्थक्वेक, ज्यादा तीव्रता वाले, ज्यादा परिमाण वाले, वो आपको पैसिफिक बेल्ट में दिखेंगे या मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट में दिखेंगे, क्योंकि ये दोनों ही कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज हैं, अभी सारी प्लेट किनारे, इसलिए यहाँ बहुत ज्यादा तेज भूकंप आते हैं। तो देखिए आप इन 2 बेल्ट्स में काफी ज्यादा भूकंप की संख्या भी ज्यादा दिख रही है, और इनका परिमाण भी बहुत ज्यादा है। बाकी जो एरिया है महासागर में, ये डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज है, अपसारी प्लेट किनारे। इन अपसारी प्लेट किनारों पर भूकंपों की तीव्रता थोड़ी कम है, और भूकंप की संख्या भी थोड़ी आपको कम दिखेगी। अब एक एक पेटी, एक एक बेल्ट देखते हैं। सबसे पहली बेल्ट, जिसे कहते हैं सरकम पैसिफिक बेल्ट, मतलब प्रशांत महासागर के किनारों पर जो पेटी है उसको इसमें देखा जा रहा है। तो पैसिफिक ओशन के किनारों पर ये वाली जो पूरी बेल्ट है,
ये पूरी बेल्ट पेटी कहलाती है सर्कम पैसिफिक बेल्ट। जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर वाला एरिया हमने मार्क किया था, प्रशांत महासागरीय अग्नि वलय वाला, एग्जैक्टली वही एरिया। तो सर्कम पैसिफिक बेल्ट पैसिफिक ओशन के किनारे पर है, और पैसिफिक ओशन के किनारे अभिसारी प्लेट किनारे या कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज। और आपको पता है कि अभिसारी प्लेट किनारों पर भूकंपों का परिमाण मैग्नीट्यूड बहुत हाई होता है, बहुत ज्यादा तेज भूकंप आते हैं, परिमाण बहुत उच्च होता है, मैग्नीट्यूड और रिक्टर स्केल पर इनके पैमाने बहुत ज्यादा हाई होते हैं, मैग्नीट्यूड बहुत हाई है, उच्च परिमाण के भूकंप आते हैं। प्लस ये पैसिफिक ओशन जो है, यहाँ पर ज्वालामुखी क्रियाएं भी ज्यादा होती हैं, और ज्वालामुखी क्रियाएं ज्यादा होने के कारण यहाँ ज्वालामुखी भूकंप भी आते हैं। जैसे प्लेट के किनारों पर, अभिसारी प्लेट किनारों पर किस तरह के भूकंप आएंगे? टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स, मतलब विवर्तनिक भूकंप, तो यहाँ विवर्तनिक भूकंप भी आ रहे हैं और ज्वालामुखी भूकंप भी आते हैं पैसिफिक ओशन के किनारों पर, क्योंकि यहाँ ज्वालामुखी उद्भव भी ज्यादा होता है। प्लस पैसिफिक ओशन के जो किनारे हैं वो तटवर्ती क्षेत्र भी हैं, और इन तटवर्ती क्षेत्रों के पास पर्वत भी हैं। जैसे कि यहाँ साउथ अमेरिका में अगर देखें तो एंडीज पर्वत है तट के पास, नॉर्थ अमेरिका में देखें तो तट के पास रॉकी और अन्य पर्वत है। तो ये पर्वतीय और तटवर्ती क्षेत्र दोनों यहाँ पर स्थित होने की वजह से आपको पता है अक्सर पर्वतीय और तटीय क्षेत्रों में कौन से भूकंप आते हैं? समस्थितिक भूकंप या संतुलन मूलक भूकंप या आइसोस्टैटिक अर्थक्वेक्स। तो तटवर्ती और पर्वतीय क्षेत्र भी है यहाँ पर इस बेल्ट में, इसलिए इस बेल्ट में आइसोस्टैटिक अर्थक्वेक्स भी आते हैं, आइसोस्टैटिक अर्थक्वेक्स या संतुलन मूलक भूकंप, तो ये परिप्रशांत महासागरीय पेटी जो है, इसमें अलग अलग टाइप के अर्थक्वेक्स आते हैं, विवर्तनिक भूकंप, ज्वालामुखी जन्य भूकंप, और उसके साथ साथ समस्थितिक या संतुलन मूलक भूकंप, आइसोस्टैटिक अर्थक्वेक्स, टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स एंड along with that volcanic earthquakes take place here। और यहाँ पर बहुत ज्यादा परिमाण के बहुत तेज भूकंप आते हैं। प्लस विश्व के 2/3 भूकंप यहीं पर इसी बेल्ट में आते हैं। ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द वॉल्केनिक या अर्थक्वेक्स जो होते हैं 2/3 वर्ल्ड के, वो यहीं पर इसी बेल्ट में आते हैं। इसका मतलब ये सबसे बड़ी, सबसे मेजर अर्थक्वेक की बेल्ट है, सीस्मिक बेल्ट है। वर्ल्ड के लगभग 63% अर्थक्वेक्स यहीं पे आते हैं, तो काफी बड़ी पेटी है। अच्छा, अब जो है इस बेल्ट में कौन कौन से एरिया सम्मिलित है, कहाँ कहाँ के भूकंप इसमें ऐड किए जाते हैं? तो देखिए, साउथ अमेरिका के वेस्टर्न पार्ट के अर्थक्वेक, पश्चिमी भाग के भूकंप इसमें सम्मिलित है। नॉर्थ अमेरिका के पश्चिमी भाग के भूकंप इसमें सम्मिलित है। जापान में आने वाले भूकंप इसमें सम्मिलित है, और फिलीपींस में आने वाले भूकंप भी इसी में सम्मिलित है। तो साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, जापान, फिलीपींस आदि देशों में आने वाले भूकंप इसमें सम्मिलित है। तो सबसे प्रमुख पेटी यही है। तो देखिए, इस पेटी क्षेत्र में विश्व के 2/3 भूकंप, 63% भूकंप, कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्री, इसलिए भूकंप बहुत तेज आते हैं, और डिफरेंट रीजंस की वजह से अलग अलग टाइप के भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी और समस्थितिक, और उसके साथ साथ विवर्तनिक भूकंप। जापान, फिलीपींस, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग वाले भूकंप इसमें सम्मिलित है। तो ये पहली सबसे बड़ी बेल्ट हो गई। अब हम बात करेंगे दूसरी मेजर बेल्ट की, जो है मध्य महाद्वीपीय पेटी, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। अब ये मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट है कहाँ पर? तो देखिए, फिलीपींस के आगे जो आपको ये इंडोनेशिया वाला पार्ट दिख रहा है, इंडोनेशिया या अंडमान निकोबार वाला, और फिर ये हिमालय पर्वतीय क्षेत्र वाला भाग, और यही आगे अरेबियन पेनिनसुला से, अरब प्रायद्वीप से होता हुआ दक्षिणी यूरोप और अफ्रीका के उत्तरी भाग में, ये पूरा का पूरा जो है ये है मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। इसे मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट क्यों कहते हैं, मध्य महाद्वीपीय पेटी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये महाद्वीपीय प्लेटों के बीच में स्थित है। यहाँ कौन कौन सी कॉन्टिनेंटल बेल्ट्स इसमें सम्मिलित है? तो अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और छोटी प्लेट यहाँ पर बर्मा प्लेट। ये सारी जो प्लेट्स हैं ये कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं मेनली, और ये जो प्लेट्स हैं उनका अभिसरण हो रहा है यहाँ पर, कन्वर्जेंस, अभिसारी प्लेट किनारे ही।
और क्योंकि ये अभिसारी प्लेट किनारे हैं, कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज हैं, इसलिए आपको पता है कि यहाँ भूकंप बहुत तेज आएंगे, उच्च तीव्रता के या उच्च परिमाण के भूकंप यहाँ पे आते हैं, बहुत हाई मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक्स। और वर्ल्ड की दूसरी सबसे प्रमुख जो भूकंपीय पेटी यही है, सेकेंड मेजर अर्थक्वेक या सीस्मिक बेल्ट यही है। इसमें वर्ल्ड के 21% अर्थक्वेक्स आते हैं। और खास तौर पर भारत के जो भूकंप है, भारत में आने वाले जो भूकंप है, वो इसी बेल्ट में सम्मिलित है, इसी वाली एरिया में। और मेनली इसमें कौन कौन से अर्थक्वेक्स आपको दिख रहे हैं, क्योंकि ये प्लेट बाउंड्री पर है इसीलिए विवर्तनिक भूकंप तो आपको दिख ही रहे हैं, प्लस कुछ एक क्षेत्रों में आपको समस्थितिक भूकंप भी दिखेंगे, क्योंकि वहां पे तटवर्ती और पर्वतीय क्षेत्र भी है, जैसे यूरोप में कोस्टल और माउंटेन रीजन दोनों है। प्लस यहाँ इस पेटी में ज्वालामुखी भूकंप भी सम्मिलित है, क्योंकि भूमध्य सागर में, मेडिटेरेनियन सी में वॉल्केनिक इरप्शन काफी ज्यादा होता है, उसकी वजह से भी भूकंप आते हैं, जैसे स्ट्रोम्बोली, एटना, वेसुवियस, इनकी वजह से भी अर्थक्वेक्स आते हैं। तो इस बेल्ट में हर तरह के आपको भूकंप के प्रकार देखने को मिलेंगे। इसमें मुख्यतः देश कौन से सम्मिलित है या कॉन्टिनेंट्स कौन से सम्मिलित हैं, तो अफ्रीका का नदर्न पार्ट, यूरोप का सदर्न पार्ट, मेडिटेरेनियन सी वाला रीजन भूमध्य सागर वाला, अरब सागर का कुछ अरब प्रायद्वीप का कुछ उत्तरी भाग, पाकिस्तान, अफगानिस्तान वाला हिस्सा, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, भारत, उत्तर पूर्वी भारत, बांग्लादेश वाला कुछ भाग, नेपाल, चाइना, ये सारे जो हैं ये इसी बेल्ट में सम्मिलित हैं। यहाँ के जो भूकंप है उसमें सम्मिलित हैं ये सारे एरियाज। तो अब देखिए, यह पेटी महाद्वीपों के मध्य स्थित अभिसारी प्लेट किनारों पर पाई जाती है, कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज पर, इसीलिए बहुत हाई इंटेंसिटी के अर्थक्वेक्स यहाँ आते हैं। 21% भूकंप यहीं पे आते हैं विश्व के। और ये हिमालय, यूरोप के दक्षिणी भाग, अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया, ये सारे भूकंप जो हैं ये इसमें सम्मिलित हैं। अब जो लास्ट बेल्ट है भूकंप की, मिड ओशनिक बेल्ट, मध्य महासागरीय पेटी। तो देखिए, मिड ओशनिक बेल्ट जो है ये महासागर में अपसारी प्लेट किनारों पर स्थित है। ये अटलांटिक ओशन में जो डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्री है यहाँ पर स्थित है, और इंडियन ओशन में भी जहां पे भी डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्री है, अपसारी प्लेट किनारे, वहां पर भी आपको ये वाली बेल्ट देखने को मिलती है। इवन पैसिफिक ओशन में भी जहां जहां अपसारी डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज है वहां पर ये भूकंप आते हैं, इस बेल्ट में सम्मिलित है वो भूकंप। तो ये पेटी महासागरों में अपसारी प्लेट किनारों पर स्थित है, डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज पर। और आपको पता है कि अपसारी प्लेट किनारों पर भूकंप की तीव्रता थोड़ा कम होती है, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक थोड़ी सी कम हो जाती है, और यहाँ बहुत ज्यादा संख्या में भूकंप भी नहीं आते, पर जितने भी आते हैं वो थोड़ी कम तीव्रता के होते हैं। इसमें अटलांटिक महासागर में आने वाले भूकंप इसमें सम्मिलित हैं, कुछ एक हिंद महासागर के में भी आने वाले छोटे मोटे भूकंप जो है वो इसमें सम्मिलित है इस बेल्ट में। तो ये है मिड ओशनिक बेल्ट, ज्यादा बड़ी बेल्ट नहीं है, पेटी नहीं है। तो अपसारी प्लेट किनारों पर डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज पर आने वाले अर्थक्वेक्स, और मध्य अटलांटिक कटक वाला जो क्षेत्र है, मिड अटलांटिक रिज वाले रीजन में जो भी भूकंप आते हैं वो इसी बेल्ट में सम्मिलित है। और आपको पता है अपसारी प्लेट किनारों पर ज्वालामुखी उद्भव भी होते हैं, पर कम विस्फोटक होते हैं, तो उन ज्वालामुखियों के कारण भी थोड़ा बहुत कंपन महसूस होता है इस पेटी क्षेत्र में। इन 3 बेल्ट्स के अलावा कुछ अन्य क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां भूकंप आते हैं। तो आप जब वितरण बताते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये 3 बेल्ट्स तो मेनली बताएंगे ही, प्लस अन्य क्षेत्र लिख लेंगे, ताकि अन्य क्षेत्र लिखने से बाकी बचे कुछ जो सारे स्थान हैं वो आप अन्य क्षेत्र में ऐड कर सकते हैं। जैसे ज्वालामुखी तप्त स्थल हो गए, हॉटस्पॉट्स हो गए जैसे हवाईन आइलैंड वगैरह, फिर ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली हो गई, पूर्वी अफ्रीकी ब्रंच घाटी, जहां पर नूबियन प्लेट और सोमाली प्लेट अलग हो रही है, वहां पे भी थोड़े बहुत भूकंप आते हैं। बांध के कारण आने वाले भूकंप, खनन माइनिंग की वजह से आने वाले भूकंप, विस्फोट कहीं पे हो रहा है उसकी वजह से आने वाले भूकंप, वो सब एक्सेट्रा या अन्य भूकंपों में या अदर अर्थक्वेक्स में सम्मिलित किए जा सकते हैं। जैसे अन्य भूकंपों में कई अन्य स्थानों पर आने वाले भूकंप, जैसे बांध, भ्रंश निर्माण कहीं पे हो रहा है, जैसे इंडिया में महाराष्ट्र में भ्रंश निर्माण हो रहा है, इसलिए अब आजकल वहां पे भी भूकंप आने लगे। संरक्षित प्लेट किनारों पर, मतलब कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्रीज पर भी कहीं कहीं आ रहे हैं। खनन क्षेत्र, माइनिंग रीजन, ज्वालामुखी तप्त स्थल वाला क्षेत्र, इन सब एरियाज में थोड़े बहुत अर्थक्वेक्स आते रहते हैं। तो ये हो गया वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स। अब जो है वैश्विक वितरण भूकंप का आरएस मेंस में पूछा गया है, बट आरएस मेंस का एक स्पेशल पेपर हुआ था उसमें पूछा गया है, मेंस का जो नॉर्मल पेपर है उसमें नहीं पूछा गया था। तो आरएस मेंस में 2016 में 2 मेंस हुए थे
एक तो नॉर्मल जो स्टूडेंट्स का हुआ था वो है ही, उसके अलावा किसी एक सेंटर में शायद कुछ हुआ था, पेपर लीक हो गया था या पता नहीं कोई चीज हुई थी, उसकी वजह से उस सेंटर वाले जो भी अभ्यर्थी थे उनका अलग से मेंस दोबारा हुआ था। तो उनके स्पेशल मेंस जो हुआ था 2016 का, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। तो पूछा गया था 10 नंबर के क्वेश्चन में कि डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक इन द वर्ल्ड, विश्व में भूकंपों के वितरण का वर्णन कीजिए। तो आरएस में मेंस में जो भी सिलेबस है, सिलेबस ओरिएंटेड क्वेश्चंस ही बनते हैं। जैसे जो 3 पार्ट्स हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी, हर एक में से एक लॉन्ग आंसर आता ही है, 2 नंबर का प्रश्न आता ही है, 5 नंबर का भी आता ही है। तो अगर आप सिलेबस के हिसाब से ढंग से तैयारी कर लेंगे, जब सिलेबस में साफ चीजें लिखी हुई है, वितरण लिखा हुआ और वितरण ही पूछ रहे हैं, तो ऐसा क्या अनर्थ कर दिया आरपीएससी ने, वही सिलेबस जो लिखा है वही तो पूछ रहे हैं। और फिर ये सरल डायरेक्टली सिलेबस से आने वाली चीजें भी अगर हम ना लिख के आए तो फिर हमारा आरएस बनने का हमें कोई अधिकार है भी नहीं। और ये जब इस तरह से क्वेश्चन आता है तो आप पहले तो लिखेंगे प्लेट विवर्तनिकी के हिसाब से हम बताते हैं कुछ मुख्य पेटियां हैं, और यहाँ आप एक वर्ल्ड मैप बनाएंगे इतने एरिया में। हर एक बेल्ट के लिए आपको अलग अलग डायग्राम नहीं बनाना है, अलग अलग वर्ल्ड मैप नहीं बनाना, एक कॉमन वर्ल्ड मैप बनाना है, जो मैंने स्टार्टिंग में ज्वालामुखी के टाइम पे भी आपको बताया था। उसमें आपको अभिसारी और अपसारी प्लेट किनारे बताने बस। और जो प्लेट्स, जो बेल्ट्स हैं ज्वालामुखी पेटियां, उनकी जो संख्या है 1 2 3, वो संख्या भी आप मैप में मार्क कर सकते हो। जैसे प्रशांत महासागर की, जैसे यहाँ नॉर्थ अमेरिका बनाया आपने, और यहाँ नीचे साउथ अमेरिका, और ये परिप्रशांत महासागरीय पेटी, यहाँ आपने अभिसारी प्लेट किनारे का सिंबल बना दिया, प्लस यहाँ लिख दिया कि ये पहली पेटी तो हमारी ये है। फिर उसके बाद इधर आपने अफ्रीका बना दिया, इधर आपने यूरोप बना दिया, ये इंडिया, और ये ऊपर यूके, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ पर आपने आधी पैसिफिक ओशन की जो बेल्ट है उसको आधे को यहाँ बना दिया, यहाँ पे भी 1 लिख लिया। और फिर उसके बाद दोनों तरफ 1 लिखने के बाद आपने मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट बनाई, ये वाली मध्य महाद्वीपीय पेटी, उसको मार्क किया, और फिर यहाँ पे लिख दिया सेकेंड बेल्ट हमारी ये है। और फिर लास्ट जो बस्ती है आपकी अपसारी प्लेट किनारे वाली, डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्री वाली, यहाँ मध्य अटलांटिक कटक वाले क्षेत्र में बनाया, यहाँ इंडियन ओशन वाले क्षेत्र में बनाया, और इसमें लिख दिया थर्ड। तो तीनों बेल्ट्स के सिर्फ नंबर डाले और कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज बना दी। और उसके बाद फिर आप तीनों बेल्ट्स को समझा दीजिए, और एक अन्य क्षेत्र अदर रीजन्स वाला भी आप इसमें पॉइंट ऐड करके लिख सकते हैं, ताकि बची कुची चीजें उसमें ऐड हो जाए। तो इस तरह से सिंपल क्वेश्चंस बनते हैं आरपीएससी में, सिलेबस ओरिएंटेड चीजें ही पूछी जाती हैं। इसीलिए आप अगर सिलेबस ओरिएंटेड स्टडी करें, राइटिंग प्रैक्टिस अभी से करें, मैप बनाना सीखें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको मेंस के एग्जाम में। चलिए, अभी जो है हमने भूकंप वैश्विक स्तर पे तो देख लिया, अब हम नेक्स्ट क्लास में भारत में भूकंप की क्या स्थिति है उसको डिस्कस करेंगे और भारत में भूकंप के वितरण को समझेंगे। तब तक आप रिवाइज कीजिए, नोट्स बनाइए। थैंक यू।